साथियों नमस्कार। चंपाई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। कई पूर्व मुख्यमंत्री अलग अलग पार्टियों के भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और अब उनमें चंपाई सोरेन का नाम भी शुमार हो गया। अब सवाल यह है कि चंपाई सोरेन ऐसा क्या लेकर आएंगे कि भाजपा की झारखंड में जो संभावनाएं हैं, जो भाजपा की राजनीतिक स्थिति है, उसमें कुछ जुड़ सके, कुछ इजाफा हो भाजपा की जो चुनावी संभावनाएं हैं उसमें, या चंपाई सोरेन के आने से कुछ नई जटिलताएं पैदा होंगी, समस्याएं होंगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत वाली बात होगी। अब ज्यादा समय है नहीं, कुछ ही दिनों में झारखंड का चुनाव घोषित करना ही पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा का एक कार्यकाल होता है, उसकी मर्यादाएं होती हैं। बहुत हद तक इस साल के अंत तक या बहुत ही अर्ली अगले वर्ष, बल्कि इस साल के अंत से पहले ही ये चुनाव करवाने पड़ सकते हैं। तो यानी थोड़ा सा समय है, करीब 2-2.5-3 महीने का समय है चंपाई सोरेन के पास भाजपा में रहकर ये साबित करने का कि उनको लेने का भाजपा का फैसला सही रहा और भाजपा को ये असेस करने का कि चंपाई सोरेन को लेने का उनका फैसला वाकई कारगर है। अब साथियों, खुद चंपाई सोरेन के बयान में आप सब ये देख चुके हैं कि जिस दिन उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग होने का, या सच कहें तो सोरेन जो शिबू सोरेन का गुरुजी के परिवार से अलग होने का फैसला किया, उसी दिन उन्होंने ये बताया था कि उनके सामने 3 विकल्प हैं। या तो वे अपनी उम्र और अपनी अवस्था को देखते हुए संन्यास ले लें। हालांकि मैं ये स्पष्ट कर दूं कि उनसे बहुत ज्यादा उम्र और अवस्था के लोग अभी राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हैं। इनमें शरद पवार का एग्जाम्पल आपके सामने है, सोनिया गांधी का एग्जाम्पल भी है। बहरहाल, तो उन्होंने जो 3 विकल्प सामने रखे लोगों के अपने विचार में कि या तो वो संन्यास ले लें, या वो अपना एक राजनीतिक दल, एक इकाई अपनी शुरू कर लें, और या किसी अन्य दल में चले जाएं। और अब आप सब ये देख चुके हैं कि उन्होंने तीसरा विकल्प चुना। तो सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने संन्यास क्यों नहीं लिया। साथियों, जिसको संन्यास लेना होता है वो इसका ढोल नहीं पीटता। जिसको संन्यास लेना होता है उसको ऐसा लगता है कि या तो वो राजनीति से ऊब चुका है, अब उसके पास कंट्रीब्यूट करने को कुछ रह नहीं गया है, या उसे लगता है कि वो राजनीति के हाशिए पर है, अब उसके लिए ऐसी संभावनाएं नहीं हैं और शायद छिछाले दर या परेशानियों का दौर शुरू हो गया है, तो उस अध्याय को झेलने से पहले किनारे हो लिया जाए। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देश हित में, व्यक्तिगत विचार से और समाज हित में ये समझते हैं कि सक्रिय राजनीति से अलग होकर कुछ और ऐसा किया जाए जिसमें अपने योगदान या सेवा ज्यादा कारगर हो। जैसे कभी नाना जी ने ये फैसला लिया था, नानाजी देशमुख ने, कि अब सक्रिय राजनीति से अलग होना है और समाज के लिए कुछ रचनात्मक करना है। तो पहला विकल्प कैंसिल हो गया। अब आइए दूसरे विकल्प पर कि चंपाई सोरेन के पास अपना एक राजनीतिक दल शुरू करने का एक विकल्प था। तो साथियों, चंपाई झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक नेताओं में हैं और शिबू सोरेन के साथ करीबी से काम करने वाले उनके पक्के सिपाहियों में रहे हैं वो, और झारखंड मुक्ति मोर्चा में शुरू से वो सक्रिय हैं। तो इसीलिए ना तो उनके पास अनुभव की कोई समस्या है, ना पहचान की कोई समस्या है। भले पूरा देश उन्हें नहीं जानता था मुख्यमंत्री बनने तक, लेकिन वो झारखंड की राजनीति में एक महत्वपूर्ण उनकी भूमिका है, खासकर जेएमएम की राजनीति में। लेकिन
उनके अलग दल बनाने का जो एक विकल्प था, उस पर वो नहीं उस रास्ते पर गए। उसका मुख्य कारण यही रहा है कि जिस वक्त उन्होंने ये तय किया जेएमएम से अलग होने का, या कहिए कि हेमंत सोरेन से अलग होने का, तो उनके पास जितना समय रह गया वो एक नए दल को, एक पूरे नए संगठन को खड़े करने के लिए बिल्कुल ही एक तरह से नामुमकिन सी चीज है। आप जानते हैं कि एक पूरा राज्य तो छोड़िए, एक राज्य के एक सीमित इलाके में भी अगर आप अपना एक राजनीतिक दल इस तरह से खड़ा करना चाहते हैं जो केवल एक नाम के लिए ना हो, जो सचमुच में मैदान में नजर आए, तो उसके लिए पहले आपको ऐसे नेता तैयार करने होते हैं, नेताओं को जोड़ना होता है। उसके बाद जिस इलाके में आपका दल सक्रिय है, उसकी एक एक गांव देहात में कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तो आपको अपनी इकाई तैयार करनी होगी। यानी उतने कार्यकर्ता, उतने लोग आपके साथ तैयार होने चाहिए जो उस इकाई को तैयार करे, वो जो ताना बाना नेटवर्क जो तैयार हो, और फिर वो जनता में जाए और एक नई पार्टी के जो तमाम एजेंडाज हैं, उसका अपना यूएसपी क्या है, उसका नया नारा क्या होगा, उसके मुद्दे क्या होंगे, नया दल अपने आप को कैसे मैदान में दूसरे जो स्थापित पार्टियां हैं उनसे अपने आप को अलग करेगा, वोट पाएगा। आप जानते हैं ये सब कुछ महीनों के अंदर होने वाली बात संभव नहीं है, और ऐसा करना सीधे सीधे एक राजनीतिक आत्महत्या वाली बात हो जाती। इसीलिए नया दल बनाने का विकल्प भी कारगर या उसमें कोई दम नहीं था। तो अब चंपाई सोरेन के पास एक ही विकल्प था कि वो किसी दल से जुड़े, और इस समय उनके पास झारखंड की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी थी, क्योंकि जो बाकी दल हैं जैसे कि कांग्रेस, आरजेडी, ये सब पार्टियां जो हैं ये तो उसी गठबंधन का हिस्सा हैं, हेमंत सोरेन के साथ हैं। और झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन जो है उसकी अपनी एक अलग राजनीति, एक सीमित उसकी भूमिका है, उसका प्रभाव है। तो एक बड़ा और स्थापित दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। और बाबूलाल मरांडी जी ने ये रहस्य उस दिन खोल दिया जब चंपाई सोरेन के शामिल होने से पहले उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बयान दिया कि चंपाई सोरेन से हम लोग उसी दिन से संपर्क में थे जिस दिन उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। तो अब आते हैं उस मौके पर कि किस तरह से चंपाई सोरेन, जो एक जेएमएम के जाने माने अग्रणी नेताओं में थे, लेकिन उनकी एक सीमित राजनीतिक उनकी भूमिका थी। वो जेएमएम के जाने माने नेता थे, लेकिन झारखंड के बाहर उन्हें कम ही लोग जानते थे। और ये भी तय है कि उनकी ऐसी कोई महत्वाकांक्षाएं भी नहीं थी कि वो कभी हेमंत सोरेन को हटाने का प्रयास करते या ऐसा कुछ भी करते। लेकिन जब हेमंत सोरेन को जेल जाने से पहले अपनी कुर्सी किसी को सौंपनी थी उनका कार्यभार संभालने के लिए, तो सोरेन परिवार के अंदर सत्ता को लेकर इतनी खींचतान हो रही थी, आपसी टकराव इतना था महत्वाकांक्षाओं का। एक तरफ दुर्गा सोरेन की नजर थी, वो समझती हैं कि वो राइटफुल उसकी हकदार हैं मुख्यमंत्री पद की उनकी परिस्थितियों के को देखते हुए, और कल्पना सोरेन दूसरी तरफ थी। और ये सब जानते हैं कि हेमंत सोरेन को ये आशंका थी कि अगर अपनी जगह पत्नी को गद्दी दी तो निश्चित पार्टी में इसका एक बहुत बड़ा वो तनाव जो है वो हो जाएगा, और पार्टी में कुछ भी हो सकता है। पार्टी टूटे ना भी, लेकिन कल्पना सोरेन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज पैदा हो सकता है। तो वैसे में किसी न्यूट्रल व्यक्ति को सत्ता दे दी जाए तब तक के लिए, जब तक संभव हो, ताकि वो गद्दी गर्म रहे, उनकी कुर्सी सुरक्षित रहे, और वो न्यूट्रल व्यक्ति पारिवारिक इस खींचतान का भी हिस्सा ना हो। तो ऐसे में चंपाई सोरेन एक अच्छा विकल्प नजर आया उन्हें। लेकिन जैसा कि होता है, जब सत्ता आती है, जिम्मेदारी मिलती है, तो उसके बाद किसी को वहां तक पहुंचाकर और एकदम से नीचे गिरा देना, ये न तो व्यावहारिक रूप से कभी कारगर होता है, और ना ये
एक नैतिक रूप से सही है, खास करके उस तरीके से जैसे कि खुद चंपाई सोरेन ये कहते हैं कि उनको एक कार्यक्रम में जाना था युवाओं का, जहां रिक्रूटमेंट का कार्यक्रम था, उनको नियुक्ति पत्र बांटने थे। उन्होंने रिक्वेस्ट किया खास तौर पर कि मुझे यह कार्यक्रम खत्म कर लेने दो, क्योंकि यह शेड्यूल्ड कार्यक्रम है, वहां जनता जुट चुकी है, मैं कार्यक्रम करके बैठक में आता हूं। लेकिन उनको इतना समय भी नहीं दिया गया और कहा गया कि नहीं, आप कार्यक्रम छोड़ दीजिए, कैंसिल कर दीजिए और तुरंत आइए। तो ऐसे हालात में जब उनको हटाया गया तो उनका आहत होना, अपमानित महसूस करना और फिर अंदर ही अंदर उनका नाराज होना, दुखी होना, ये स्वाभाविक था। तो अब वो तो आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी में और अब सब कुछ साफ हो चुका है। अब सवाल ये है कि उनको पार्टी में लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे क्या करेगी। साथियों, चंपाई सोरेन कोल्हान में के सबसे स्थापित नेता माने जाते हैं। झारखंड का कोल्हान बेल्ट जो है उसमें ईस्ट और वेस्ट सिंहभूम जिला, सरायकेला, घाटशिला, इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण इलाके आते हैं और इनमें चंपाई सोरेन गांव-गांव, चप्पे-चप्पे के वाकिफ ही नहीं है, बल्कि बरसों से वहां सक्रिय राजनीति लोगों से जुड़े हुए हैं, कर रहे हैं। तो ये तो हुई इलाकाई प्रभाव की बात कि कौन सा वो क्षेत्र है जहां कम से कम मुझे लगता है साथियों, नाना तो कम से कम 17-18 सीटों का वो फर्क पड़ सकता है। तो ये तो हुई इलाका की बात कि जहां कोल्हान में, जहां बीजेपी बहुत कमजोर भी नहीं है लेकिन बहुत मजबूत भी नहीं है, तो वहां एक एडिशन, एक बीजेपी की ताकत में इजाफा चंपाई कर सकते हैं अगर लोगों को ये कन्विंस करने में कामयाब हो गए कि उनके साथ जो हुआ वो गलत था और वो वहां के लोग उनकी बात से प्रभावित हो। तो अब इसमें बीजेपी क्या करेगी? साथियों, ये आप सब लगातार पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं विश्लेषणों में कि इस समय, बल्कि अभी अभी 2024 की लोकसभा से ही जेएमएम के साथ इस समय सबसे बड़ा फैक्टर जो काम कर रहा है वो कहा जाता है कि सिंपैथी का फैक्टर है, लोगों की सहानुभूति है हेमंत सोरेन के साथ कि एक ट्राइबल नेता को जानबूझकर एजेंसीज के थ्रू फंसाया गया और उनको जेल में डाला गया क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहे हैं। अब ये सही हो या ना हो, लेकिन ये राजनीतिक संदेश उनकी तरफ से दिया जा रहा है और सभी विश्लेषक कहते हैं कि लोकसभा के चुनाव में जो उनके अलायंस का, जिसमें प्रमुख जीत जेएमएम की हुई है, कांग्रेस की कोई खास जीत हुई नहीं है, तो ये जो प्रमुख बढ़त मिली है जेएमएम को, ये उसी सहानुभूति की लहर से मिली है और ये आने वाले विधानसभा में भी जबरदस्त काम करेगी। अब काम करेगी या नहीं करेगी, लेकिन ये तय है कि ये जेएमएम का और इंडिया अलायंस का एक बड़ा नारा रहेगा, सबसे बड़ा। तो इसी सहानुभूति को काटने के लिए दूसरा सहानुभूति का जो कार्ड है या सहानुभूति का जो प्लैंक है, जो विषय है, उसको भारतीय जनता पार्टी और खुद चंपाई सोरेन आगे लाने वाले हैं। वो ये बताने वाले हैं कि किस तरह पार्टी में अंतर कलह के डर से उन्होंने एक सबसे सीनियर पार्टी के, जो सबसे अग्रणी पंक्ति में आते हैं, सबसे सीनियर एक वरिष्ठ नेता को पहले मुख्यमंत्री बनाया अपनी गद्दी सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन जैसे ही बेल मिलने का फैसला हुआ वैसे ही उनको इस कदर हटाया कि उनको अपने जो शेड्यूल्ड कार्यक्रम था जिसके लिए वो निकल पड़े थे, उस कार्यक्रम को करने तक का अवसर नहीं दिया। इस तरह का व्यवहार हेमंत सोरेन का जो है वो इसलिए है क्योंकि हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस कर रहे थे, इसलिए क्योंकि चंपाई सोरेन ने बहुत छोटे अंतराल में ही जनता से, जमीन के जो लोग हैं उनसे जुड़े हुए कई मुद्दों को बहुत अच्छे से उनको उन मुद्दों पर काम किया और सरकार का
बहुत जिम्मेदारी से बखूबी सरकार का काम चलाया। ये चंपाई सोरेन बार बार सब लोगों से कह भी रहे हैं, अपने जनसंपर्क के जो उनके लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसके फोटोज और विजुअल्स आप देख रहे होंगे, वहां भी इस बात पर वो पूरा जोर दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का भी यही प्लान रहने वाला है। तो यानी आने वाले विधानसभा चुनाव में वो जब भी घोषित हो, आप सहानुभूति बनाम सहानुभूति, सिंपैथी वर्सेस सिंपैथी कार्ड का एक मुकाबला हम और आप देखने वाले हैं। अब इसमें क्या वहां के जनता की सिंपैथी दोनों तरफ जाएगी, क्या किसी एक को जाएगी, दूसरे को बिल्कुल नहीं जाएगी, ये एक दिलचस्प स्थिति होगी देखने वाली। लेकिन जैसा कि एक दशक से भी और पहले की ये बात है, एक वरिष्ठ राजनेता इस देश के, उन्होंने मुझे कहा था कि भारत की राजनीति में 47 से आज तक अगर आप उसको विश्लेषण करके देखें तो बेचारा कार्ड सबसे कारगर कार्ड साबित होता है। जो जनता की नजर में बेचारा दिखाई दे, भले वो हो या ना हो, कहीं ना कहीं जनता की भावना उससे जुड़ जाती है, लोग उससे एक सॉफ्टनेस महसूस करते हैं और उस पर उसकी तरफ झुकने का संकेत मिलता है। अब देखिए झारखंड की राजनीति में यह सहानुभूति कार्ड कितना चलेगा और किसकी तरफ चलेगा। जल्द मिलते हैं फिर अड्डा पे, तब तक हमें सब्सक्राइब करिए और इस पूरे प्रकरण पर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमारे साथ साझा करिए।